सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एसर बायो। सो लेकर आ चुका हूँ मैं लाइफ प्रोसेस का पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने बात कर ली थी कि लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं, न्यूट्रिशन क्या होते हैं। न्यूट्रिशन हमने पढ़ा था, न्यूट्रिशन होता है जिसमें हम सारे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर और उनसे एनर्जी हमें मिलती है। फिर हमने देखा कि न्यूट्रिशन 2 टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हेटरोट्रॉफिक वो होते हैं जो किसी और पर निर्भर रहते हैं अपने खाने के लिए। फिर हमने देखा कि हेटरोट्रॉफिक 3 टाइप का मोड न्यूट्रिशन देखते हैं, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक और पैरासाइट। होलोजोइक वो जो हम खाते हैं, मतलब पहले खाओ फिर पचाओ। सैप्रोफाइट्स उसका उल्टा होता है, पहले पचाते हैं फिर खाते हैं। पैरासाइट्स जो दूसरों की बॉडी पे रहते हैं और उन्हीं से अपना खाना जो है लेते हैं। फिर हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की, अमीबा की और प्लांट्स की बात कर ली थी। आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो आने वाला है रेस्पिरेशन। मतलब जो हमने खाना खाया उससे जो हमें एनर्जी मिलती है वो किस तरह की से मिलती है, तो वो मिलती है हमें हमारे रेस्पिरेशन के थ्रू। ठीक है ना। अब रेस्पिरेशन से पहले हमें एक बात करनी है, जो आपने सुना होगा, सब सोचते हैं कि रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना होता है, बट ऐसा नहीं है। रेस्पिरेशन अलग होता है, जिसे आप कहते हैं, जिसे सांस लेने को आप रेस्पिरेशन नहीं समझते हैं, असल में वो होती है हमारे पास ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग होता है हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब हमने जो है सांस बाहर छोड़ी तो CO2 निकलता है, सांस अंदर ली तो O2 आता है। इनहेलेशन मतलब सांस अंदर ली हमने, मतलब O2 इन, O2 को अंदर लिया। एक्सहेलेशन मतलब CO2 बाहर, CO2 आउट। ये होता है हमारा बेसिकली हमारा ब्रीदिंग का प्रोसेस। ब्रीदिंग का प्रोसेस जो है वो एक फिज़िकल प्रोसेस होता है, मतलब इसमें कोई भी एंजाइम्स वगैरह कुछ यूज़ नहीं हो रहा, केमिकल रिएक्शन। तो ये एक सिंपल सा फिज़िकल प्रोसेस होता है। वहीं पे इसमें कोई एंजाइम यूज़ नहीं होते, वो मैंने आपको बता दिया। ना इसमें कोई एनर्जी रिलीज़ होती है ना यूज़ होती है। आप सांस अंदर लो, सांस बाहर छोड़ो, इसमें ना कोई एनर्जी देनी पड़ेगी ना लेनी पड़ेगी। तो ये बेसिकली बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। और ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, मतलब ये सेल के बाहर होता है, सेल के अंदर नहीं होता। बस हम सांस लेते हैं और वो O2 जो होती है वो सेल के अंदर जाती है। फिर अब बात करते हैं हमारे रेस्पिरेशन की, जो हमारा मेन टॉपिक है, टॉपिक का मेन पॉइंट। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ना हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं, जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब सबको पता होगा ATP जो है इसकी फुल फॉर्म होती है हमारे पास एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। ATP की फुल फॉर्म होती है हमारे पास एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये हमारी करेंसी भी कहलाती है एनर्जी की, क्योंकि हमारी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP वो रहती है स्टोर्ड, जो कि हमारे वेरियस लाइफ प्रोसेस के लिए यूज़ होती है। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमने जो खाना खाया उसे तोड़ा, और उसे तोड़कर हमें जो एनर्जी मिली वो मिली हमें ATP की फॉर्म में। और ATP की फुल फॉर्म होती है हमारे पास एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ये कैसा प्रोसेस है? ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें जो है एंजाइम्स भी इवॉल्व हुए हैं और ATP एनर्जी भी रिलीज़ हुई है, और ये इंटरसेलुलर, मतलब ये सेल के अंदर होता है। अब इसकी जो है रिएक्शन देख लेते हैं हम। देखिए हमारे पास जो है ग्लूकोज सबसे पहले कुछ एंजाइम्स की मदद से जो है हमारे पास बनता है 3 कार्बन का एक पायरुवेट मॉलिक्यूल होता है। ये हमारी सेल के अंदर बनता है। अब इस पायरुवेट की अलग अलग डेस्टिनी होती है हमारी, उसके हिसाब से कि हमें किस तरह से यूज़ करनी है। और फिर लास्ट में जो इससे निकलता है, हमारे पास निकलता है 6 CO2, 6 H2O और 38 ATP। हमारे पास ये बनते हैं एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से इतनी ATP निकलती है हमारे पास। ठीक है, आपको समझ में आया? पायरुवेट है, पायरुवेट एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है जो कि हमारा इंटरमीडिएट एक तरह से है। यही इसी की वजह से जो है हमारे पास अलग अलग तरीके के रेस्पिरेशन होते हैं, क्योंकि इसका फेट ही डिसाइड करता है कि ये क्या बनेगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब बात करते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, जो कि बहुत फेमस है हमारे पास। दोनों ही आपने पढ़े होंगे कभी ना कभी। सबसे पहला आता है हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा आता है हमारे पास एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जो हमारे पास जो हमारा होता है टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ O2, मतलब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा हमेशा। मतलब जब भी O2 होगी, जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, मतलब कि
हम जो है हम भी सब एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है ना। कोई एक ऐसा कलर जो किसी से मैच ना करे। और इसमें जो है ग्लूकोज जो है कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाती है हमारे पास CO2 में, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। और ये लगभग सब मैमल्स में होती है, मैमल्स में सिर्फ, बाकियों में नहीं। और एनारोबिक रेस्पिरेशन, एन का मतलब होता है नहीं, टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ O2, मतलब O2 नहीं होती इनके पास जब होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या है, ग्लूकोज जो है पार्शियली टूट जाता है हमारा अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड में, और यहाँ पे जो है लेस एनर्जी रिलीज़ होती है। और ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया या जैसे कि फंजाई, यीस्ट और मसल्स में भी बनता है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। अभी हम इसकी बात करने वाले हैं, इम्पोर्टेंट है। तो देखिए हमारे पास ये है ग्लूकोज, एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल। साइटोप्लाज्म में क्या हुआ है, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल पायरुवेट में टूट गया। अब ये पायरुवेट की अलग अलग किस्मत होगी। सबसे पहले मान लो कि ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, मतलब कि O2 नहीं है, तो ये हमारे पास एक अनएरोबिक हो गया रेस्पिरेशन। और इससे हमें क्या मिला, इससे हमें मिली इथेनॉल और एनर्जी। और ये ईस्ट जो रहती है, वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है पर मैं आपको बताता हूँ, इस ईस्ट का नाम होता है हमारे पास सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए। ये हमारे पास एक यूनिसेलुलर ईस्ट होती है जो कि हमारा क्या करती है, इथेनॉल प्रोडक्शन में बनाती है। और यही ईस्ट पता क्या, हमारी ब्रेड भी बनाती है। तो आप अगर आगे जाके क्लासेस में पढ़ेंगे तो आप इसके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे, 12th क्लास में आता है ये। सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए नाम का प्राणी अच्छा रहता है, हमारी मदद के लिए रहता है। और दूसरा जो हो सकता है वो हो सकता है फिर से लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो गई ह्यूमन मसल्स में। जैसे कि मान लो कभी आपके साथ हुआ हो ऐसा कि मान लो आप बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो और एकदम से आपने अपना जो है, या तो काफ मसल बोलते हैं जो आपके ये आपकी ये लैग होती है ना, तो ये जो हमारी नी होती है, इससे नीचे की से काफ मसल होती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि एकदम से जकड़ सी जाती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है इसमें और हिला भी नहीं जाता है। तो कभी कभी लैक्टिक एसिड बनने की वजह से वहाँ पे ना क्रैम्प आ जाता है बहुत स्ट्रॉन्ग, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, कभी कभी मेरे भी हुआ है वो। और तीसरा जो होता है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जो नॉर्मली होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें क्या है हमारे पास CO2 और वाटर निकल जाते हैं हमारे, ठीक है ना। ये इसके बेचारे के 3 फेट हैं कि ये किस तरह से कहाँ पे क्या बनेगा। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एनारोबिक, वही ऊपर का डिटेल में लिखा है थोड़ा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो वही बात है कि ये प्रोसेस जब होता है जब जो है इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ शुगर हो जाता है इथेनॉल में CO2 टू रिलीज एनर्जी। दिस प्रोसेस मेनली इन ईस्ट, ये हमारा ज़्यादातर ईस्ट में ही देखा जाता है। इसमें क्या होगा, ग्लूकोज पायरुवेट एनर्जी और बनेगी हमारे पास इथेनॉल, या जिसे हम एब्सोल्यूट अल्कोहल भी बोलते हैं, पीने वाली एब्सोल्यूट अल्कोहल। बट इसे ऐसे मत पी जाना, मर जाओगे। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है, यहाँ पे भी इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन हो जाता है हमारे पास शुगर का, जो कि बनता है हमारे पास लैक्टिक एसिड, और एनर्जी बन जाती है कुछ बैक्टीरिया और हमारी मसल्स में। और यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज आवर बॉडी प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड विच कॉजेज क्रैम्प इन मसल। वही बात, ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, और कभी कभी क्या होता है ऑक्सीजन टाइम से पहुँच नहीं पाता, तो हमारी मसल्स में ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती। उसी वजह से क्या है, हमारी मसल्स जो है लैक्टिक एसिड बना लेती हैं अपने आप को बचाने के लिए, ताकि उनके पास कुछ ATP तो आए, बट उसमें क्या है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है हमारी मसल्स को और हमें दोनों को। मसल्स को तो क्या ही होगा, हमें ही दर्द होता है जब वो बहुत ज़्यादा टाइट से कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। अब बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। यही तो हमारा मेन टॉपिक है लाइफ प्रोसेस का, कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है और कैसे काम करता है। फिर से अलग कलर आ गया, चलिए आइए समझते हैं। तो देखिए ये है हमारा कुछ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये जो आप चेहरा देख रहे हैं ये आपके NCERT का डायग्राम है, जिसे आपको याद भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो है हमारी जो हवा है वो कैसे जाती है। सबसे पहले हमारी हवा जाएगी हमारे पास हमारी नॉस्ट्रिल्स में, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, मतलब हमारी नाक में। ज़्यादातर लोग नाक से सांस लेते हैं, क्योंकि मुंह से तो वैसे भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ना वो नहीं होते हमारे पास कुछ चीज़ जिससे कि
बैक्टीरिया और जर्म्स वर्म्स जो है रुक जाए। पर नोस्ट्रिल्स में क्या होता है हमारे पास, फाइन हेयर्स और प्लस म्यूकस। यहाँ पे म्यूकस भी होती है जिसकी मदद से क्या है, टू ट्रैप जर्म्स एंड बैक्टीरिया। ये क्या करता है, हमारे पास जर्म्स, डस्ट और जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उन्हें ट्रैप कर लेते हैं। फिर जो है हमारी जो एयर जाती है हमारे पास नाजल पैसेज। फिर जो है हमारी वो जाती है फेरिंग्स में। फेरिंग्स जो होता है हमारा एक कॉमन वो होता है रास्ता। फेरिंग्स एक कॉमन रास्ता होता है हमारा फूड और खाने के लिए। तो जैसे कभी कभी मान लो हमारी जो है सांस की नली में, मतलब विंड पाइप में जो है खाना चला जाता है ना, वो फेरिंग्स की मदद से ही जाता है, क्योंकि फेरिंग्स के ऊपर हमारे पास एक वो रहती है थिन फ्लैप कनेक्टिव टिश्यू जिसे बोलते हैं हम एपिग्लोटिस। ये क्या करती है, ये ग्लोटिस ऐसे ऐसे कवर करके रखती है हमारे लैरिंग्स को, और ये पीछे से हमारी फूड पर ईसोफेगस। जब भी हम कुछ खाना खाते हैं ना तो ये इसे कवर कर लेती है लैरिंग्स को, और फूड पाइप के अंदर खाना चला जाता है। कभी कभी ये फूड पाइप बंद नहीं, वो ये खाना जो है गलती से यहाँ पे आ जाता है लैरिंग्स में, जो हमारा विंड पाइप होता है ना, फिर बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है, बहुत ज़्यादा। फिर एक माइनर सा ऑपरेशन होता है जिसकी मदद से निकाल लेते हैं उससे खाने को। फिर ये जाती है हमारे पास लैरिंग्स में। लैरिंग्स हमारा साउंड बॉक्स भी कहलाता है, जहाँ से हमारी आवाज़ आती है, साउंड बॉक्स। फिर लैरिंग्स जो है हमारे पास जाता है हमारा ट्रैकिया में। ट्रैकिया में होते हैं हमारे पास इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग, इनकम्प्लीट कार्टिलिजेनियस रिंग। इन रिंग का क्या काम होता है आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पे डायग्राम बना दो। ये है हमारा फेरिंग्स, ठीक, वो लैरिंग्स सॉरी। ये है हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया के ऊपर ना ऐसे ऊपर की तरफ ही, ऐसे पीछे की तरफ नहीं होते, ये आगे आगे की तरफ होती हैं बस। ये होती हैं हमारे पास रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये क्या काम करती हैं, प्रिवेंट करती हैं कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया, प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया। तो ये हमारे ट्रैकिया को ना मतलब भिजने नहीं देती एकदम से। मान लो कोई कहीं जा रहा हो, उसका गला भिज गया हो तो सांस लेने से पहले ही मर जाएगा बेचारा, उसको सांस ही नहीं आएगी। तो ये बचा के रखती हैं, ऐसे ऐसे कोलैप्स नहीं होने देती। कोलैप्स ऐसे मतलब कि इसे बिल्कुल नहीं भीज गया और इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं बची सांस लेने के लिए, इसे कोलैप्सिंग बोल दिया। तो ये इससे बचाता है। फिर ये जो ट्रैकिया ये हमारा जो है डिवाइड होता है हमारा ब्रोंकाई में। ये ट्रैकिया हमारा ऐसे दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है, ब्रोंका। और फिर ये ब्रोंकाई जो है वो डिवाइड होती है हमारी प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स, टर्शियरी ब्रोंकियोल्स। ये हमारी इन ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाती हैं, कुछ ऐसे ब्रांचेस से निकल जाती हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। इधर भी ऐसा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ऐसे ऐसे ही कंटिन्यूसली डिवाइड कर देती हैं। और लास्ट में जाके ये हमारे बन जाती हैं एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं एल्विलाई, बलून लाइक स्ट्रक्चर या बैग लाइक स्ट्रक्चर। हम बोलेंगे सिर्फ बलून लाइक स्ट्रक्चर। ये एल्विलाई क्या करता है, जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने वहाँ पे आपको बताई थी सीलिया, कि सीलिया क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो कि सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही काम रहता है इन एल्विलाई का। ये भी क्या करेंगे, प्रोवाइड सरफेस एरिया। ये भी हमारे पास सरफेस एरिया प्रोवाइड करेंगी। तो यहाँ पे जब एल्विलाई में हमारी O2 आ जाती है, ये रहा एल्विलाई का एक जूम आउट स्ट्रक्चर। यहाँ पे कुछ ब्लड कैपिलरीज रहती हैं, ब्लड कैपिलरीज, उनका गुच्छा सा बना लेती है। यहाँ पे हमारी O2 जो है, ये मान लो हमारी एल्विलाई है, ये हमारी हो गई एक सेल मेम्ब्रेन और ये हो गई हमारी एक ब्लड वेसल। तो यहाँ से हमारी यहाँ पे जो O2 डिफ्यूज़ होती है, O2 डिफ्यूज़, यहाँ से हमारा एक्सचेंज ऑफ O2 होता है और ये इंटरसेल्यूलर होता है। ये तो पूरा पाथ हो गया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का।
अगली जो आती है हमारे पास आती है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होती है? हीमोग्लोबिन हमारी एक लाल कलर की सब्सटेंस रहती है जो कि हमारी जो है एक आरबीसी के ऊपर बैठी रहती है, ठीक है ना। एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होती है प्रेजेंट इन आरबीसी विच इज़ रेड इन कलर, ये भी और रेड कलर में होती है। ये क्या काम करती है? ये हमारा जो ट्रांसपोर्ट करती है O2 को बॉडी टिश्यूज़ तक। और मतलब ये ना एक एक बार में ना 4 O2 लेके जा सकती है हमारी, 1 2 3 4, ऐसे हमारे 4 O2 के मॉलिक्यूल एक हीमोग्लोबिन के ऊपर और एक आरबीसी के ऊपर ऐसे बैठ कर जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे हमारी जो है ऑक्सीजन ट्रांसफर होती है और इसकी एफिनिटी हीमोग्लोबिन की सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड से होती है, फिर O2 से, फिर CO2 से। मतलब कि आप मान लो आप कहीं पे इनकम्प्लीट कम्बशन से आप मिलती है ये हमें, इनकम्प्लीट कम्बशन, मान लो कहीं पे इनकम्प्लीट कम्बशन हो गया, वहाँ से CO निकल गई, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे बोलते हैं, और वो आपने इनहेल कर ली तो वो बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में बन जाएगी एकदम से, और बहुत जल्दी आपकी बॉडी में इधर उधर फैल भी जाएगी क्योंकि इसकी एफिनिटी काफ़ी ज़्यादा होती है O2 से भी, तो ये बहुत हार्मफुल है। अब ब्रीदिंग मैकेनिज्म क्या होता है? मान लो जब आपने सांस अंदर ली, आप महसूस करो कि आपके जो लंग्स हैं वो ऐसे बाहर की तरफ आ जाते हैं ऊपर, और ये डायफ्राम जो है ऊपर की तरफ कांटेक्ट होता है, आर्क बना लेता है, इसे कहते हैं इनहेलेशन। जैसे कि मान लो जैसे आपने सांस ली, आपका जो है लंग्स हुआ, लंग्स ऊपर की तरफ हो रहे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, तो क्या होगा? प्रेशर अंदर से कम हुआ, बाहर का ज़्यादा हुआ, तो प्रेशर ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाती है हमेशा चीज़ें, तो क्या होगा? बाहर से वो हवा अंदर आएगी हमारे शरीर के अंदर। और फिर क्या होगा? ब्रीदिंग आउट। जब हम ब्रीदिंग आउट करेंगे तो क्या होगा? लंग्स की जो है वॉल्यूम कम हो जाएगी और प्रेशर ज़्यादा होगा। इसी वजह से क्या है, फिर हमारा जो है एक्सहेलेशन हो जाएगा, और यहाँ पे डायफ्राम भी रिलैक्स्ड हो जाएगा हमारा। यहाँ पे दोनों चीज़ें रिलैक्स्ड होती हैं और यहाँ पे दोनों चीज़ें हमारी कॉन्ट्रैक्ट रहती हैं। मतलब एकदम से हमने सांस ली तो ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, बाहर की तरफ यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ जाती है और प्रेशर कम हो जाता है। इसी वजह से जो है बाहर की प्रेशर ज़्यादा होता है तो ऑक्सीजन अंदर आ जाती है हमारे। ये हो गया ब्रीदिंग मैकेनिज्म। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन प्लांट्स की। प्लांट्स का रेस्पिरेशन कैसा होता है? तो यहाँ का जो है अलग ही हिसाब है कि यहाँ का हर बॉडी पार्ट अपनी वो खुद करता है रेस्पिरेशन। यहाँ पर होता है गैशियस एक्सचेंज अगर थ्रू, यहाँ पर डायरेक्ट गैशियस एक्सचेंज होता था हमारी तरह नहीं कि सेल के इतने अंदर तक जाके। सबसे पहला मैंने आपको कल भी पढ़ाया था स्टोमेटा एंड लीज। लीज में छोटे छोटे टाइनी टाइनी पोर्स जो रहते हैं, इन्हीं को हम नाम दिया स्टोमेटा। यहाँ से डिफ्यूजन ऑफ गैसेज हो जाता है डायरेक्टली, CO2 अंदर जाती है और O2 बाहर जाती है। दूसरा आता है हमारे लेंटी सेल्स। आपने कभी कोई स्टेम्स में देखे होंगे तो ऐसे हल्के हल्के छेद से रहते हैं, इनको हम लेंटी सेल्स बोलते हैं। इनसे भी डिफ्यूजन हो जाता है डायरेक्टली। और जनरल रूट सिस्टम, कुछ रूट से भी डायरेक्ट, मतलब रूट से भी डायरेक्ट वो हो सकता है डिफ्यूजन। तो मतलब यहाँ का जो है हर एक पार्ट अपना खुद जिम्मेदार है उसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। हमारी तरह नहीं कि सिर्फ माउथ और नोज़ पे डिपेंड है। रात के टाइम जब फोटोसिंथेसिस बंद होता है तो CO2 एलिमिनेशन इज़ द मेन एक्टिविटी। आपसे किसी ने कभी कहा होगा कि रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि रात को जो है पेड़ CO2 रिलीज़ करते हैं, O2 नहीं। बाकी का दिन में जो है CO2 को वो अब्जॉर्ब करते हैं और O2 को रिलीज़ करते हैं। इसलिए दिन में तो पेड़ों के नीचे रहना चाहिए, पर रात में बिल्कुल भी नहीं, वरना आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है। अब बात करते हैं जो हमारी फ़िशेज़ होती हैं, मछलियाँ, वो कैसे पानी के अंदर सांस ले पाती हैं। तो फ़िशेज़ के पास आपको पता होगा हमारे पास गिल्स रहते हैं। एक प्यारी सी मछली का डायग्राम बनाते हैं ऐसे, ये रही मछली हमारी। यहाँ पे इसकी आपने देखा होगा आँख के पास इधर ऐसे गिल्स होते हैं, खुला खुला सा इसका अंदर की तरफ, ये इसके गिल्स होते हैं। ये गिल्स क्या करते हैं? अब्जॉर्ब करते हैं हमारे पास डिज़ोल्व O2 फ्रॉम वाटर। मतलब पानी से जो वाटर आएगा वो डायरेक्ट इनके अंदर चला जाएगा। और एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं बहुत लंबी लंबी और ज़्यादा सांस लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि जो है पानी में जो है ऑक्सीजन लेस होती है, O2 कम होती है एयर के कंपैरिजन में। इसी वजह से वो बेचारों को बार बार सांस लेनी पड़ती है, वरना सांस कम लेंगे तो बेचारे मर जाएंगे।
तो यहाँ पे जो है आपका रेस्पिरेशन टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम ट्रांसपोर्टेशन, कि कैसे कैसे जो है हमारा जो है खाना वगैरह किससे जो एनर्जी मिलती है वो कैसे कैसे ट्रांसफ़र हो पाती है। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करना भूलिए। सर बाय को मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।